बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अन्ना यूसुफ। जुमे का मुबारक दिन है, आप सब लोगों को जुमा मुबारक। मौसम बहुत खुशगवार है, वीकेंड भी है बहुत सारे लोगों का, तो वीकेंड अच्छे तरीके से एंजॉय कीजिए, मौसम को अच्छे तरीके से एंजॉय कीजिए और मैक्सिमम टाइम अगर आप अपने लोगों के साथ, अपने घर वालों के साथ स्पेंड करेंगे तो यकीन माने इससे क्वालिटी टाइम कोई भी नहीं हो सकता। अब स्टूडियो में बैठे हमारे रिपोर्टर्स बेचारे सोच रहे होंगे कि हमारी किस्मत में ये कहाँ, क्योंकि एक्चुअली इन लोगों की जितनी भाग दौड़ है और जिस तरह से ड्यूटी टाइमिंग्स, बल्कि कोई टाइम तो है ही नहीं। मौजूदा सूरत हाल आप देख रहे हैं, वो चाहे सियासत की बात कर लें, वो चाहे नॉर्मल ज़िंदगी की भी आप बात कर लें, कुछ मसाइल इस कदर ज़्यादा हैं, उनको कवर करना, आप तक पहुँचाना, बस एक मशीन वाली ज़िंदगी सब लोगों की चल रही है। लेकिन दुआ अल्लाह ताला से यही है कि अल्लाह ताला तंदुरुस्ती और सलामती के साथ अच्छी ज़िंदगी हम सब लोगों को अता फरमाए। अपने साथ कोशिश कीजिए दूसरों के लिए भी आसानियाँ पैदा करें, आप लोगों के बहुत सारे काम खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाएंगे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़। सबसे पहले आज की खबरें, टॉप स्टोरीज़ क्या हैं। ज़मान पार्क में दहशतगर्द मौजूद, कोई नो गो एरिया नहीं बनने देंगे, IG का ऐसा कहना है। एक दिन में डोर फिरने के 2 वाकयात, 5 साला बच्चा जान बहक, नौजवान शदीद जख्मी। दो तरक्याती मंसूबों के लिए लागत 1 अरब 90 करोड़ तलब कर लिए गए। ले जी, क्रिकेट शायकीन तो तैयार हो जाए, लेकिन सबसे पहले मौजूदा सूरत हाल की बात करनी है। मरकज़ है इस वक्त शहर लाहौर और शहर लाहौर का इलाका ज़मान पार्क। हर ज़ुबान ज़द-ए-आम यहाँ पर जो 2-3 दिन से, बल्कि 3 दिन से हालात देख रहे हैं, आज की सूरत हाल, और फिर अब अफसोस भी हो रहा है, हैरानी भी हो रही है, परेशानी भी हो रही है। मुख्तलिफ TV चैनल्स जो चीज़ें रिपोर्ट कर रहे हैं, ख़ुद इनके अपने हामी यूट्यूबर्स इस चीज़ को जो है मान रहे हैं कि इनके पास दहशतगर्द मौजूद हैं। इस पर हमने बात भी करनी है, आगाज़ बाकायदा करेंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं, इमरान यूनुस और इरफान मलिक ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। इरफान, आपसे हम आगाज़ कर लेते हैं। आप 3 दिन से कवरेज भी कर रहे हैं, सारी सूरत हाल का भी आपको पता है, क्या कहना चाहेंगे? कल हमने देखा IG साहब तो कह रहे हैं कोई नो गो एरिया नहीं बनने देंगे, लेकिन ये कुछ ज़मान पार्क के अंदर जो आपने 2-3 दिन एक्सपीरियंस किया, देखा सब कुछ, पुलिस की डिफेंसिव हिकमत अमली आगे अब पुलिस क्या करने वाली, सबसे पहले ज़मान पार्क का नक्शा हमें बता दें। अना देखिए, ज़मान पार्क अगर इसको देखा जाए तो इस वक्त वहाँ पे वाकई वो नो गो एरिया बन चुका है। IG साहब की तरफ से कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई वो तो कहा गया कि वहाँ पे कोई नो गो एरिया नहीं है, लेकिन अगर हकीकत देखी जाए तो अब तक ज़मान पार्क जो है वो नो गो एरिया है। पुलिस वहाँ तक नहीं जा सकी, 2 से 3 दफ़ा अटैम्प्ट की गई, ज़मान पार्क गेट तक पहुँचे, लेकिन उसके बाद जानों को ख़तरा जो है वो मौजूद था। और इसी बिना के ऊपर इरफान, सुनने में ये आ रहा है पुलिस के पास वो असलहा मौजूद नहीं जो अंदर उनके पास मौजूद है। बिल्कुल ना, देखें ये ऐसी अलार्मिंग चीज़ है कि उससे पहले GB की पुलिस थी अंदर, उनके पास हैवी वेपन थे। ये इतलात आई कि उन्होंने पंजाब पुलिस के ऊपर जो है वेपन तान लिए, लेकिन IG पंजाब की जानिब से ये कहा गया कि वो ऐसा नहीं है। चले उस चीज़ को साइड पर रखें। उसके साथ साथ आप देखें कि इमरान खान की अगर आप पहले की वीडियोस देखें जिसमें वो अपने कारकुनों से खिताब कर रहे होते हैं ज़मान पार्क के अंदर, तो उसमें जो लोग आपको वेपन कैरी करके नज़र आते हैं, जो ये कहते हैं कि हम इमरान खान की सिक्योरिटी के लिए तैनात हैं, इमरान खान की जो पर्सनल सिक्योरिटी है, उन लोगों के पास हैवी वेपन्स हैं। और ऐसे वेपन वाकई पुलिस के पास मौजूद नहीं है। पुलिस के पास AK-47 है और उसके साथ साथ SMG जिसको कहा जाता है, ये SMG और पिस्टल्स हैं। इसके अलावा पुलिस के पास वेपन्स नहीं है। कोई बड़े ऑपरेशन हो तो जाके LMG वगैरह जो है इसको यूज़ किया जाता है, लेकिन अगर जो लाइट ऑपरेशन के लिए जो वेपन्स यूज़ किया जाता है उसमें SMG और पिस्टल्स ही होते हैं। लेकिन यहाँ पे सूरत हाल ये है कि कल जो एक अलार्मिंग सिचुएशन के बारे में IG पंजाब ने भी कोट किया कि वहाँ पे दहशतगर्द मौजूद है, और उन्हीं से एक दहशतगर्द जिनका वकालत नफाज शरीयत मोहम्मदी मौलाना सूफ़ी मोहम्मद जो है, उनका राइट हैंड जो है वो अंदर मौजूद है और उसकी पॉइंटेशन कर ली गई है। उसकी तस्वीर भी वायरल हो चुकी है, उसकी मौजूदगी से डिनाई अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं कर सकती। फिर उसके साथ साथ आपने कुछ अगर इसको बैक एंड पे लेके जाएँ, थोड़ा सा पीछे लेके जाएँ, तो आपको ऐसी चीज़ें नज़र आएंगी कि
वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल्स जो थी वो लीक हुई थी अली मीन गंडापुर की। उसके अंदर वो कह रहे हैं कि अपने बंदों से कि 50-50 लोग लेके आए। उसके साथ साथ जीबी से जो लोग आए हुए हैं, फिर कल वीडियोस कई अच्छा, ऐसी जो बाहर सारे कारकुन मौजूद हैं उनकी शक्लों से भी कोई कारकुन यहाँ का लग ही नहीं रहा है, जब कल सारा दिन कवरेज हम करते रहे। देखें, जब जिस दिन ये पुलिस कानून पे अमल दरामद करने के लिए वहाँ पे पहुँची तो उसके बाद जो है वो दंगा फसाद शुरू हो गया। सारी रात हम उसको कवर करते रहे सुबह तक। उसके बाद आपको बताएं कि मैंने कई ऐसे कारकुनों से बात करने की कोशिश की, लेकिन उनको उर्दू ज़ुबान तक नहीं आती थी। अच्छा। यानी कि वो सिर्फ़ और सिर्फ पश्तो में बात करते थे, और ये वही लोग हैं जो पश्तो में बात करते हैं जिनका पंजाब में पहले कभी आना ना हुआ हो। क्योंकि आपको यहाँ पे लाहौर के अंदर बड़े पख्तून ऐसे नज़र आते हैं जो अरसा दराज से यहाँ पे रिहाइश पजीर है, उनको उर्दू आती है, उनको पंजाबी आती है, वो बात करते हैं। हमारे ऑफिस में आपको कई ऐसे पख्तून नज़र आएंगे जो बाकायदा उर्दू और पंजाबी में बात करते हैं। लेकिन वो लोग स्पेशली इस काम के लिए हायर किए गए, स्पेशल इस काम के लिए लाए गए, और उनकी ट्रेनिंग आपको मैं बताऊं, ट्रेनिंग इस कदर उनकी खौफनाक है कि उनको पता है कि अगर आंसू गैस शेल आएंगे तो उसको डिफ्यूज़ किस तरह करना है, उसके असरात को किस तरह आपने ज़ाया करना है। कि वहाँ पे आपने देखा होगा, वो कल हम देख रहे थे लाइव बीपर में, जिस तरह पीछे डंडे थामे वो लोग खड़े थे कि अभी कुछ कहें, अभी कुछ करें तो बस ऊपर बरस पड़े ना। इसी तरह हुआ उस दिन। हमारी DSNG जो है उसको तोड़ा गया, उसके साथ साथ सुनो टीवी की, बोल टीवी उसकी, ARY टीवी की, और एक दो डॉन टीवी की, इन टीवी चैनल्स की गाड़ियां तोड़ दी गई। अब आप ये देखें कि वो लोग जो फील्ड में काम कर रहे हैं वो किस तरह अपनी जान हथेली पे लेकर काम कर रहे हैं। सो समझ नहीं आ रहा, ये सियासी जमातों के रवैये होते हैं, ये सियासत होती है। इमरान भाई मुझे बताइएगा, ये मुल्क के वजीर आजम रह चुके हैं, मकबूल सियासी जमात रह चुकी है, मैं तो ये कहूँगी, उसके बावजूद ये रवैये मुझे बता दें सूट करते। देखिए जी, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान जो कि साबिक प्राइम मिनिस्टर जो है वो भी रह चुके हैं, इनके इस फेल को तो तमाम लोग जो है वो कंडेम कर रहे हैं। मतलब आप कानून की पासदारी नहीं कर रहे, आइन की पासदारी नहीं कर रहे, अदलिया के अहकामात नहीं मान रहे, बावजूद उसके अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं आपको अपने मुल्क की फिक्र भी नहीं है। देखिए ना, जब आप इक़्तिदार में नहीं आए थे तब आप ये कहते थे कि जी इदारों को जो है वो सियासत से पाक होना चाहिए, रियासत मदीना बना के बैठे उसके बाद बिल्कुल, उसके बाद जब आप इक़्तिदार में आ गए फिर आपने क्या कहा कि जी सबके साथ एक जैसा बर्ताव जो है वो होगा, इदारे जो है वो एक जैसा बर्ताव करेंगे और कानून की हुक्मरानी जो है वो होनी चाहिए। उसके बाद क्या हुआ कि जब आप प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे, उसके ओहदे से उतर गए, और जब आप पर केसेस की बारी आई तो आप उस चीज़ को भूल गए कि जब आपने अपने ओपोनेंट्स जो हैं, अपनी अपोजिशन जो है, उनके खिलाफ आपने जो केसेस दिए को शायद खाकान अब्बासी जो है वो जेल में रहे हैं, उसके बाद एहसन इकबाल जो है वो जेल में रहे हैं। तो आप तमाम लोगों के खिलाफ केसेस बना के आपने उनकी इंक्वायरी करवाई, खैर उन पे कुछ भी जो है वो साबित नहीं हुआ, वो अपने केस भुगत कर बाहर आ गए। अब उसके बाद जब आप पर FIRs हुई हैं, आप पर मुकदमात हुए हैं जिन्हें आप इल्ज़ाम कहते हैं, तो भाई आप कोर्ट में जाएं और वहाँ जाकर जो है वो पेश हों और सारी चीज़ें बताएं। लेकिन जब आप ये कह दें कि जी मैं किसी चीज़ को नहीं मानता और मेरे कारकुन जो है वो मेरी ढाल बन जाएंगे, तो ये चीज़ जो है ये सरासर गलत है। उसमें क्या हुआ, नो डाउट एक कारकुन जो है वो भी शहीद हुआ। इनका मैं उस बेचारे को आम शहरी ही कहूँगा, क्योंकि वो बेचारा तो उसको तो पता ही नहीं था कि जी मैं शायद मर जाऊँ, और इनकी हिफाजत में वो बेचारा जो है वो मर गया। उसके बाद आपने क्या किया कि आपने जो है वो गिलगित बल्तिस्तान और शायद KPK से भी आपने लोग जो हैं वो बुलाकर वहाँ पर खड़े कर दिए और रियासत से लड़ना जो है वो शुरू कर दिया। आप नो डाउट हम इस चीज़ को मानते हैं कि पुलिस जो वहाँ ऑपरेशन करने गई 2 दिन, उसके पास कोई वेपन जो है वो नहीं थे, उसके पास असला नहीं था। उसके बरक्स अगर देखा जाए कि अंदर से जो पेट्रोल पंप गिराए जा रहे, तो वो हैरानगी वाली बात ही, हम आपस में डिस्कस भी कर रहे थे कि पेट्रोल बम बनाना ना एक ट्रेनिंग है, एक स्पेशल ट्रेनिंग होती है। हर आम आदमी पेट्रोल बम नहीं बना सकता। जो फुटेज सिटी 42 ने ऑन एयर की और सारे मीडिया पर भी चली, उसमें देखा जा सकता है कि अंदर से पेट्रोल पंप जो है वो दरख्तों पे चढ़ के लोग जो हैं वो जिन्होंने मास्क पहने हुए हैं और वो पेट्रोल पंप जो है वो पुलिस पे गिरा रहे हैं, और पुलिस जो है
अगर उसके पास हथियार होते तो नो डाउट वो उनको मार सकते थे। मुझे तो उन नौजवानों की अकल पे हैरत हो रही है जो सपोर्ट करते हैं सोशल मीडिया पर पीटीआई को। इस तमाम देखिए ना बात पता है क्या, तकलीद होती है ना, जो तकलीद वो इंसान को अंधा कर देती है। वट वो किसी चीज की भी तकलीद हो, आप सोशल मीडिया पे देख लें। हम ये नहीं कहते कि सिर्फ तहरीक इंसाफ, हर सियासी जमात के जो कारकुन है ना वो लड़ने मरने पर आ जाते हैं। अब आप ये देखें, ये जो सूरत हाल है, एक तरफ तो आप इंतजामी इदारों के खिलाफ डट गए हैं, लड़ रहे हैं उनसे, और दूसरी तरफ अब ये जो इतलात सामने आ रही हैं कि अंदर जो है वो कालदम तंजीम जो है उनके अहम रुकन जो हैं वो अंदर मौजूद हैं। तो भाई इस पर आप क्या मुंह दिखाएंगे अवाम को, कौम को, अपने वोटर्स को? बिल्कुल बिल्कुल, यही तो मैं कह रही हूँ कि आप वज़ीर आज़म रह चुके हैं, आपको अपने मुल्क की फिक्र नहीं है, आप एक बैरून मुल्क मैसेज क्या दे रहे हैं, और साथ ही साथ आप बैरून मुल्क नहीं। अब इस बात पे ये जो कालदम तहरीक नवाज की हम बात कर रहे हैं कि उनके राइट हैंड जो है वो अंदर मौजूद हैं, तो भाई आप वैसे तो हर बात पे आप वीडियो पैगाम शुरू कर देते हैं, हर शाम को आप कौम से खिताब शुरू कर देते हैं। इस पे भी जरा आके आप बता दें कि जी अंदर वो शख्स है या नहीं, या झूठ बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे। अगर कोई ऐसा शख्स है तो आप साथ बिठाएं, अगर कहें कि जी गलत फहमी हुई है तो उसको भी साथ बिठा के आप बिल्कुल ऐसे ही आ जाएं लाइव स्ट्रीमिंग पे। इरफान, मुझे बताएं अब आगे क्या होने वाला है? पुलिस ऑपरेशन की मअतली में एक दिन की तौसीह है। हाईकोर्ट ने पीटीआई को मीनार पाकिस्तान में जलसे से रोक दिया है। कल खैर आला क़यादत, जो कि मैं बार बार कह रही थी कि क्यों आला क़यादत ज़मान पार्क में नजर नहीं आ रही, क्या सिर्फ ये कारकुनी ढाल बने रहेंगे? सो कल तमाम आला क़यादत गई है और मुलाकात भी उन्होंने की है और जलसे पर बातचीत की है कि हो रहा है या नहीं हो रहा। सो हाईकोर्ट ने तो मना कर दिया ना। बिल्कुल, देखिए कल जो हाईकोर्ट की तरफ से ये डायरेक्शन दी गई थी कि आपने अगर जलसा करना है तो 15 दिन पहले उसका प्लान दें, उसके बाद ताकि इंतजामात देखे जा सके। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि जो जिस तरह कॉल दी गई थी कि पहले कॉल दे दी गई कि मैं रैली निकालूंगा, फिर कॉल दे दी गई मैं जलसा करूंगा, उसके लिए एक तरफ आपका PSL चल रहा है, शहर में और बड़े ऐसे अहम जो इवेंट्स जो हैं वो चल रहे हैं जिनके ऊपर पुलिस ने डिप्लॉयमेंट कर रखी है अपनी सिक्योरिटी की। आप देखें जिस जगह पे ऊपर ज़मान पार्क के पास ये हो रहा है उसके बिल्कुल पास ही जो होटल है वहाँ पे पाकिस्तान की जो टीम है, PSL की टीम्स हैं जिसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स भी मौजूद हैं, वो बैठे हुए हैं। उनको उनकी मूवमेंट जो है ये काफ़ी उस वक्त टेंस क्रिएट हो जाती है जब उनकी मूवमेंट करनी होती है, क्योंकि उसी रास्ते से उन लोगों को लेकर निकलना है जहाँ पे ये लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो डंडा बरदार हैं, जो पथराव कर रहे हैं, वो लोग जमा हैं, और दूसरी तरफ आपने इंटरनेशनल प्लेयर्स को वहाँ से लेके जाना है। उसके लिए मुतबादिल रास्ता रख लिया जाता है, लेकिन जो ऑफिशियली रूट है उसके ऊपर तमाम तहरीक इंसाफ के लोग मौजूद होते हैं। फिर उसके साथ साथ जिस तरह वहाँ पे बर्ताव किया जा रहा है कि आप कोई कानून की रिट जो है उसको ऐसा चैलेंज कर रखा है आपने कि आप कोई किसी की बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है। आपने जैसे बात की कि वहाँ पे सीनियर क़यादत आपको क्यों नहीं नज़र आती, आपको वो ऑडियो लीक भी याद होगी जिसमें तहरीक इंसाफ की जो रहनुमा है डॉक्टर यास्मीन राशिद, जिनको ये पता था कि उनका कारकुन जो है वो हादसे में मर गया, लेकिन उसके बाद वो प्रोपोगंडा करती रही। और फिर उसके साथ साथ जो उनकी ऑडियो आई जिसमें वो कह रही हैं कि जिन्हें जिन्हें टिकट लेना है वही फिर रहते आएगा, नहीं तो इसी टिकटा नहीं देंगे। जब आप इस तरह लोगों को प्रेशराइज कर रहे हैं और एक तरफ आप कहते हैं हम बड़ी मकबूल पार्टी हैं और दूसरी तरफ आपके पास लोग नहीं हैं। लाहौरियों की मैं आपको बताऊं, लाहौरियों ने इस किस्म के जो वायलेंस था उसको उन्होंने रिजेक्ट किया है। आपने फुटेजेस देखी होंगी, आपने वहाँ पे बहुत सी ऐसी जो सोशल मीडिया के क्लिप्स देखे होंगे, टीवी के ऊपर रिपोर्टिंग देखी होगी, आपको लाहौरियों की तादाद बहुत कम नज़र आएगी। मेजॉरिटी जो है वहाँ से KP और GB से लोग आ रहे हैं, और वो ऐसे लोग आ रहे हैं जो आर्मी चीफ को भी जो है वो धमकियाँ दे रहे हैं, IG पंजाब को भी, गवर्नमेंट को भी, कि वो किसी को कुछ नहीं समझ रहे। वो समझ रहे हैं कि बस इमरान खान जो हैं वही हैं, और वो इमरान ने जो बात की तकलीद कर ली उन्होंने। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, हम ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ा। कह सकते हैं कि अल्लाह ताला रहम करे। यहाँ पे हालात जो फिलहाल नज़र आ रहे हैं, मौसम जिस तरह मेहरबान कुछ हुआ है, हालात भी कुछ मेहरबान हो जाए। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक। इससे पहले कि हम दूसरी खबर की तरफ बढ़ें, बहुत अहम खबर है, लेकिन हमने एक बहुत अहम चीज़ डिस्कस करनी है, जैसे कि हम ब्रेक में डिस्कस कर रहे थे कि अगर किसी भी सियासी जमात ने जलसा करना है तो उसके लिए आपको कुछ SOPs फॉलो करने पड़ते हैं। क्या है वो SOPs?
ना देखिए, कल से ना जब से हाई कोर्ट ने पीटीआई को जलसे की इजाज़त नहीं दी और रोका है, तो उस पर पीटीआई के जो हलके हैं ना, वो इस चीज़ को कंडेम कर रहे हैं और सोशल मीडिया पे जो है वो बहुत वावेला कर रहे हैं। शायद उन्हें इस चीज़ का नहीं पता कि कानूनी तकाजे जो हैं वो किसी भी जलसे के लिए पूरे करना होते हैं। बात इस तरह नहीं है कि जी आज हमने जलसा प्लान किया या रैली प्लान की और अगले दिन हमने रैली कर ली या प्लान कर ली। जब आप किसी भी जलसे या रैली की परमिशन लेते जलसे हैं, की इंतजामिया की डीसी साहब से मुलाकातें होती हैं और पूरे तमाम महकमों के लोग बैठते हैं। जब आप जलसे की या किसी रैली की परमिशन लेते हैं तो फिर उसकी तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो जो इजाजत देता है उस पर आ जाती है। उसकी सिक्योरिटी हो, उस पर इंतजामात हो, लाइट हो, पैच वर्क्स हो, रोड्स हो। और अगर बात की जाए मीनार पाकिस्तान के हवाले से जो इन्होंने जलसा जो है वहां पर करना, तो ऑब्वियसली उसमें बहुत सारे वासा है, पीएचए है, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, तमाम लोगों की राय के बाद फिर जाकर परमिशन जो है वो मिलती है और उसमें कम अज कम 15 दिन जो है वो लगते हैं। लेकिन हमेशा देखा यही जाता है कि जब भी जलसा करना होता है, तहरीक साहब को खुद इस बात का पता है कि जब भी जलसा करना होता है तो ये उससे कोई 1 महीना 2 महीने पहले परमिशन लेते हैं। सही। अब ये तो जानबूझकर जो है वो अनारकी फैलाना चाह रहे हैं कि पहले हमने जमान पार्क में देखा कि जी हमने एक कारकुन जो है वो अपना मरवा लिया, उसके बाद दोबारा से फिर पुलिस ने हम पर फायरिंग नहीं की और 2 दिन बगैर हथियार के पुलिस हमसे लड़ती रही और हम उनको जख्मी करते रहे, वहां पर भी कोई वावेला जो है वो नहीं मचा। तो अब इन्होंने नया शोशा जो है वो छोड़ दिया कि अब हम संडे को जो है वो जलसा करने जा रहे हैं। तो ये मुल्क में अनारकी जो है वो फैलाना चाह रहा है ना। इसके साथ मैं ये भी आपसे बात करना चाहूँगा कि आपको याद होगा जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी तो टीएलपी की जानिब से रैलियाँ निकाली जा रही थी, एहतजाज किया जा रहा था, उसको परमिशन नहीं दी गई थी। उसको परमिशन नहीं दी गई थी तो उसके बाद किया क्या गया था कि वहाँ पे आपको पुलिस जो है, पुलिस ने किस तरह तशद्दुद किया, फायरिंग की और उसके साथ साथ रेंजर्स आपने वहाँ पे डिप्लॉयमेंट कर दी और रेंजर्स को बाकायदा आपने इख्तियारात दे दिए कि आप इसको जिस तरह मर्जी है रोकें। और उसके बाद जब पुलिस ने वहाँ पे फायरिंग की तो हुआ क्या कि 5-6 लोग पुलिस के शहीद हो गए और इसी तरह 10 के करीब, 10 या 11-12 के करीब जो है वो तहरीक उसके टीएलपी के जो कारकुन थे वो बेचारे जो है वो शहीद हुए। तो इस सूरत हाल में एक आपके पास वो एक्सपेरिमेंट है कि एक तरफ रैली की इजाज़त नहीं दी गई तो उसमें क्या किया आपने, और अब आप बगैर इजाज़त के रैली की परमिशन मांग रहे हैं, जलसे की जो है वो कह रहे हैं कि हमें जलसा करना दें। और फिर उसके साथ साथ जो जिस तरह ये कानून पे अमल दरामद करवाने के लिए पुलिस टीम वहाँ पे पहुँची तो उसके बाद देखें कि अब तक किसी जगह के ऊपर एक फायर नहीं हुआ। और दूसरी तरफ जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब के जो रिमार्क्स थे, उन्होंने कल कहा खुदा का वास्ता है लोगों की जिंदगी को चलने दे। मतलब अदलिया जो है वो खुद उसको भी पता चल गया कि आप लोग क्या कर रहे हैं, अवाम के साथ खेल रहे हैं, खून की होली खेलना चाह रहे हैं। साथ जो रवैये देखने में आ रहे हैं वो अफसोसनाक है। हमने अब अगली खबर की तरफ चलना है, लेकिन उससे पहले जी बता दें कि अपडेट हमारे अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आते हैं जी। वेलकम बैक। और कल के अफसोसनाक वाक़े में बात कर लेते हैं जी। डोर फिरने के वाक़यात 2 हुए हैं कल शहर में। 5 साला बच्चा जाम बहक हुआ, नौजवान शदीद जख्मी हुए। एक कमेंट चाहिए तो मुझे अगली खबर की तरफ। देखिए ये एक मुश्किल अमल है जिसके खिलाफ आपको कार्रवाई करने की ज़रूरत है। आप अभी भी देखिए शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अभी भी पतंगबाजी जो है नामुमकिनात में शामिल नहीं होता जा रहा। बिल्कुल इसी तरह देखें आप, ठीक है आपने जितनी फैक्ट्रीज थी डोर बनाने वाली वो बंद कर दी, गुड्डी डोर बनाने वाले जितने कारखाने थे आपने वो भी बंद कर दिए, लेकिन अभी भी आप देखें कि रात को भी पतंगबाजी जो है वो शहर में जा रही है और सुबह अर्ली मॉर्निंग भी जा रही है। आज भी मैंने सुबह देखा इकबाल टाउन के इलाके में, आप यकीन जाने वो ऐसे लग रहा था जैसे मिनी बसंत जो है वो मनाई जा रही है सुबह 7 बजे। और इलाके इरफान हमेशा कहते हैं कि टिप्स पे हैं, पता भी है, फिर ये क्यों नामुमकिनात, लेकिन ये इस वजह से नामुमकिनात में शामिल है क्योंकि अवाम इसमें कोऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं है। जिसकी छत के ऊपर पतंग उड़ रही है उसको नहीं पता कि उसकी जो डोर वहां से उड़ेगी वो किसी की जान लेगी। जब तक ये एहसास जिम्मेदारी अवाम में नहीं आएगा तब तक इसको रोकना अब मुश्किल है कि हर घर की छत के ऊपर पुलिस तो जा नहीं सकती। खुदारा ये समझते कि आज किसी के बच्चे की जान जा रही है, किसी का बच्चा जख्मी हो रहा है, कल खुदा न खास्ता अल्लाह ताला सबकी जिंदगी को महफूज रखे, आपको भी नुकसान पहुंच सकता है। तो यही अगर आप सोचने लग जाए तो आप अपने बच्चे का ध्यान रखेंगे कि आया आपके घर में कहीं पतंगबाजी तो नहीं हो रही। सो प्लीज़ इस चीज़ की एहतियात कीजिए, किसी की ज़िंदगी इससे जुड़ी है। PSL के फाइनल की मैंने बात करनी है, हफ्ते को होगा यानी कल
देखिए जी, लाहौरिया जो हैं वो आपको पता है कि लाहौर में कोई भी इवेंट हो, लाहौरिया जो है पुरजोश तरीके से उसको कामयाब बनाते हैं। और पीएसएल की खूबसूरती के हवाले से मैं आपको बताऊं, कल मैं अपने दोस्तों के साथ, कुलीग के साथ बैठा हुआ था, तो हम ये चीज़ डिस्कस कर रहे थे। आप यकीन जाने कि लाहौरिया जो है ना, वाहिद लाहौरी ऐसी शायकीन है जो हर टीम को सपोर्ट करते हैं हर टीम को। और हमने यकीन जाने ये भी कहा कि अगर इंडियन में से कोहली भी यहाँ आ जाए, इंडियन टीम आ जाए, तो पाकिस्तानी उसको भी सपोर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये क्रिकेट के दिलदादा है, ठीक है। और यही सूरत हाल थी कि जब मुल्तान का मैच लाहौर कलंदर के साथ हुआ, मैं स्टेडियम में मौजूद था। आप यकीन जाने कि मुल्तान को भी उतना ही सपोर्ट किया जा रहा था जितना लाहौर कलंदर को लाहौरिया सपोर्ट कर रहे थे। बिल्कुल। तो हम इसको एक फेस्टिविटी के तौर पे लेंगे। टीमों की जीत और हार, वाकई लाहौरिया जो है वो बस किसी इवेंट को एंजॉय करते हैं। सो हम ब्रेक का, मुझे कहा जा रहा है ब्रेक लेनी है और इसको हमने वाइंड अप भी करना है। सो टाइम क्योंकि हमारे पास कम था। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। नाज़िम, हम एक ब्रेक लेंगे, हेडलाइंस होंगी, फिर आते हैं। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम बहुत ही अहम टॉपिक पे बात करने वाले हैं। मौजूदा मुल्की हालात के पेश नज़र अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोगों के लिए परेशानी है, बहुत सारे लोगों के लिए मुश्किलात हैं कि किस तरह से कुछ ख़रीदा जा सके, अपना घर किस तरह से बनाया जा सके। ऐसे में हम देखते हैं कि बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़बरदस्त पैकेजेस लेके आती हैं, आसानियाँ भी पैदा करती हैं। ऐसा ही एक बहुत बड़ा नाम ज़मीन.com का भी है। सो हमने किस तरह से ये अपने सारिफिन को फैसिलिटेट कर रहे हैं, किस तरह से उनके लिए आसानियाँ पैदा कर रहे हैं। इस कदर महंगाई में ये जो मुल्क की मईशत नीचे से नीचे गिरती जा रही है, डॉलर के रेट बढ़ते जा रहे हैं, ये सियासी सूरत हाल जिस तरह से असरअंदाज हो रही है, सो आम आदमी के लिए आसानी क्या है, इस पर हम बात करेंगे। सीनियर डायरेक्टर सेल्स ज़मीन.com लाइक इफ्तिखार चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। हम अपने मेहमान को खुश आमदीद करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। रियल इस्टेट मेरे ख्याल से जिस तरह से बाकी तमाम शोबे मुतासिर हुए हैं, मौजूदा आप सियासी हालात कह लें, मुआशी हालात कह लें, ऑब्वियसली रियल इस्टेट भी इससे मुतासिर हुआ होगा। कुछ अपना बताइएगा इस शोबे से रिलेटेड। जी मैडम, सिचुएशन ये है कि डेफिनेटली जब एक तो इंटरनेशनल क्रंच है विच इज़ नॉट इन द रियल इस्टेट, जो कि एक ग्लोबल क्रंच है, जैसे 2008 में भी आया था। उस ग्लोबल क्रंच के अलावा हमारे मुल्क की कुछ पॉलिटिकल कंडीशंस ऐसी हैं फ्रॉम द लास्ट 6 to 8 months, जिसकी वजह से लोगों में काफ़ी ज़्यादा अनरेस्ट है, अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह से जब एक हाइपर इन्फ्लेशन आई और डॉलर की वैल्यू डेली इंक्रीज होती रही और हमारी जो बेसिकली पाक करेंसी है वो डीवैल्यू होती रही, उसकी वजह से लोगों ने डॉलर्स में बाइंग करना शुरू कर दी और डॉलर्स आप देखें कि 200 से इंक्रीज होते हुए 300 पे चला गया, विच इज़ नियरली 50% इंक्रीज इन द फॉरेन वैल्यू ऑफ द डॉलर। उसके बाद जब हम उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, तो लोगों ने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी गोल्ड में, क्योंकि डेफिनेटली अब डॉलर मार्केट में अवेलेबल नहीं था, तो लोगों ने गोल्ड में देखा। गोल्ड में भी देखें तो तकरीबन कोई 50% प्राइस इंक्रीज हुई है। लोगों ने होल्डिंग कर लिया, अपने पास होल्ड करके रख लिया कि मुल्क की हालात पता नहीं कैसे होंगे। अब जब हम रियल एस्टेट की तरफ आते हैं तो डेफिनेटली जो प्लॉट्स वगैरह थे उनमें बाइंग थोड़ी सी कम हुई है, कुछ ऐसी जगहों पर जहाँ अभी पोजेशन नहीं है, जहाँ घर नहीं बन सकता। वैसे देखा जाए तो DHA के फेजेस 1, 2, 3, 4, 5, 6 जहाँ जहाँ घर बन रहे हैं, कंस्ट्रक्शन हो रही है, वहाँ किसी किस्म की कोई वैल्यूएशन कम नहीं हुई। सिर्फ 9-10 के अंदर थोड़ा सा आपके सिर्फ 10 to 15% का डिप आया है। लेकिन जो वर्टिकल प्रॉपर्टीज हैं, जैसे हम अपार्टमेंट बिल्डिंग की बात करते हैं जिसके अंदर एवरीथिंग अंडर वन रूफ, यू हैव लाइफस्टाइल, क्लब, जिम, सिनेमा, स्विमिंग पूल, स्वाना, सिक्योरिटी, एवरीथिंग, उसकी वैल्यूएशन बढ़ गई है। नीचे आने के बजाय वो बढ़ता जा रहा है। तकरीबन आप कह सकते हैं 40 to 50% प्राइस पिछले 6 महीने में बढ़ी है, क्योंकि डॉलर ऊपर जाने की वजह से आपका जो रॉ मटेरियल स्टील तकरीबन इस वक्त 3 लाख रुपए क्रॉस कर चुका है, जो 150-160 पे होता था। सीमेंट की कीमतें बहुत ज़्यादा, वो जो 500-600 रुपये में आपको बैग मिलता था 40 kg का, वो इस वक्त 1100-1200 पे है। उसके बाद ऑल अदर मटेरियल फिनिशिंग में आप देखें टाइल यूज़ होती है, आपका बाकी पाइपिंग है, उसके अलावा आप लोगों की लिफ्ट्स हैं, इलेक्ट्रिकल है, वायरिंग है, हर चीज़ तकरीबन डबल हो गई। सारा का सारा जो आपका कंस्ट्रक्शन मटेरियल है वो इंक्रीज हो गया, लेबर भी इंक्रीज होगी। उसके बाद जो अपार्टमेंट्स की प्राइसेस नॉर्मली अगर आप कह सकते हैं कि गुलबर्ग में 15 to 20,000 होती थी, वो 25 to 30-35 की रेंज में चली गई। सो द पीपल हु हैव इन्वेस्टेड इन द रियल एस्टेट इन द वर्टिकल, दे आर हैविंग वेरी गुड कैपिटल गेन्स और रेंटल यील्ड्स भी बहुत बेहतर हो गई हैं। नॉर्मली अगर आप कहीं घर लेते हैं तो घर के अंदर वो आप 10-12 करोड़ का घर होता है, 1.5-2 लाख रुपए रेंटल होता है, विच इज द 2 to 3% ऑफ द अमाउंट यू हैव इन्वेस्टेड। जबकि अपार्टमेंट्स के अंदर हमने देखा है कि वो 5-6-7% तक चला जाता है। और खासतौर पर इस पे एक्सपर्ट्स का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, जो बाहर रहे हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी बाहर गुजारी है, जब वो पाकिस्तान वापस आते हैं तो उनको वही लाइफस्टाइल जो उन्होंने इंटरनेशनल
एंजॉय किया होता है, वो चाहते हैं कि वही चीज़ उनको यहाँ अच्छा, मिले। अब ये आप जो चीज़ें बता रहे हैं इस पे मेरे ख्याल से सबसे बेहतर बात यह है कि आप लोगों को अच्छा गाइड करें, उन तक प्रॉपर इंफॉर्मेशन जो है वो डिलीवर करें। इसमें ज़मीन.com का रोल कैसा है? क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत तसल्ली वाली, समझाने वाली, बताने वाली इन डिटेल बात है, क्योंकि हमारे यहाँ लोगों का लाइफस्टाइल बिल्कुल डिफरेंट है। सो हमने अब लोगों को इसकी तरफ लेकर आना है। सो किस तरह से लोगों को गाइड किया है? देखिए जी, पहले नॉर्मली ये होता था, डिफरेंट रियल एस्टेट कंपनीज थी जो मार्केट में ऑपरेट कर रही थी। नॉर्मली व्हाट वी हैव सीन इन द पास्ट कि बच्चा अगर मैट्रिक में या इंटर में पास नहीं होता था, कहते हैं जाओ बेटा रियल एस्टेट की शॉप पे बैठ जाए, तो एजुकेटेड लोग नहीं थे। जबकि इंटरनेशनली ग्लोबली देखें तो लाइक इन यूएई, तो आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो डिफरेंट हैं, इंडियंस हैं, आपके रशियंस हैं, गोरे हैं, तो वो रियल एस्टेट में डील कर रहे हैं और वर्टिकल डील, बिकॉज दे जस्ट ब्रीफ यू ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल। दे टॉक अबाउट द कैपिटल गेन्स, दे टॉक अबाउट द रेंटल यील्ड्स। यहाँ अब माशाल्लाह ज़मीन.com में वी हैव 5000 प्लस पीपल वर्किंग विद अस। वी हैव प्रेजेंस इन 38 सिटीज इन पाकिस्तान। और व्हाट वी हैव सीन कि हमने ज़्यादातर ग्रेजुएट्स हैं और मास्टर डिग्री होल्डर्स हैं, जब हमें ज्वाइन करते हैं आफ्टर डूइंग देयर ऑल यू कैन से कॉलेज एंड ऑल दैट स्टफ यूनिवर्सिटी, तो हम उनको लाइक 60 to 90 डेज से सबसे पहले रियल एस्टेट की ट्रेनिंग देते हैं। उस ट्रेनिंग में उनको सब कुछ गाइड किया जाता है, स्क्वायर फुटेज, आपकी एमिनिटीज, नेट एरिया, ग्रॉस एरिया। जब वो सारा नॉलेज से इक्विप्ड हो जाते हैं, देन दे आर एबल टू हैंडल द क्लाइंट। So they are the basically हम कहेंगे they are the doctor of the real estate once they get the training from the our own। चलिए, ये आपने ऑन एयर अनाउंस कर दिया कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज लोगों के लिए मौजूद हैं, हमारे नौजवानों के लिए भी जॉब के लिए बेचारे परेशान रहते हैं, उनको भी आप वेलकम कह रहे हैं। डेफिनेटली वी वेलकम। आप हमारे ऑफिस अगर तशरीफ लाएं, माशाल्लाह गुलबर्ग में 5-6 लोकेशंस पे हम लोग हैं, उसके अलावा बाकी भी पूरे लाहौर में और पूरे पाकिस्तान में हमारे ऑफिसेज हैं। तो दिस आर नॉर्मली यंगस्टर्स बिटवीन द एज ऑफ 25 to 30-35। अब ये लोग जब नए ख्वाब लेके आते हैं, एजुकेशन लेके निकलते हैं, बैंक में जॉब जाते हैं, 25-30 हज़ार का स्टार्ट मिलता है, ये फाइल की कॉपी कर लो, डॉक्यूमेंट लगा दो, ये उनको ट्रेनिंग नहीं मिलती है। हमारे यहाँ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, यू नो, इसमें बाकायदा ट्रेनिंग की जाती है। हमने ट्रेनर्स रखे हुए हैं जो कि उनको प्रॉपर गाइड करते हैं। उसके बाद हम लोग उनको प्रोडक्ट नॉलेज के ऊपर प्रॉपर गाइडेंस देते हैं जो हम बेच रहे हैं। उसके बाद मार्केट नॉलेज के ऊपर प्रॉपर उनको गाइड किया जाता है, बिकॉज वंस द कस्टमर कम्स टू यू, उसको जब तक आप उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं रखेंगे, उसको प्रॉपर गाइड नहीं करेंगे, that why ज़मीन.com, why you should buy from us, we don't charge even a single penny to the end user, it's a free of cost service। और हम लोग कोई भी जब प्रॉपर्टी वेट करते लेके आते हैं, कोई भी हम अपार्टमेंट बिल्डिंग लेके आते हैं, कोई कमर्शियल मॉल लेके आते हैं, हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट सबसे पहले वेट करते हैं, ड्यू डिलिजेंस की जाती है अब रिगार्डिंग द लैंड ऑनरशिप, उसके बाद उसकी जितनी अप्रूवल्स है लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी की, वासा की, लेस्को की, ईपा टीपा, सारी की सारी अप्रूवल्स के बाद देन वी हैव सी कि जो बंदा वो बिल्डिंग बनाने जा रहा है उसका पास्ट एक्सपोजर क्या है, क्या उससे पहले को बिल्डिंग्स बनाई है, जिस बिल्डर को वो काम देने जा रहा है उसका क्या एक्सपोजर है, और इन सब चीज़ों के बाद देखा जाता है उनकी फाइनेंशियल कमिटमेंट क्या है, हाउ मच मनी दे हैव इन द बैंक टू बिल्ड फ्रॉम देयर ऑन, अपना पैसा कितना लगाएंगे। बाकी तो कैश फ्लोज आपको सेल से भी आ जाती हैं, बैंक फाइनेंसिंग भी हो जाती है। इन सब चीज़ों को वेट करने के बिकॉज द पीपल आर कमिंग टू अस, सो वी हैव टू सी के लोग क्यों कहते हैं ज़मीन इज अ नेम ऑफ ट्रस्ट, जो हमने पिछले 6-7 साल में बनाया है। जो प्रोजेक्ट्स हमने 2015 में बेचे, 16 में बेचे, 17 में बेचे, कोविड से पहले बेचे, वो माशाल्लाह डिलीवर हुए हैं। गुलबर्ग के अंदर अगर मैं बात करूँ तो वी हैव ऑफिस इन स्क्वायर 1 दैट इज कॉर्नर बिल्डिंग ऑन द MM आदम रोड विद बेस्ट वेस्टर्न प्रीमियर होटल। अल्हम्दुलिल्लाह वो डिलीवर हुई, लोगों को रेंटल मिल रहा है, बहुत अच्छे कैपिटल गेन मिले, तकरीबन प्राइसेस डबल हो गई हैं। इंडिगो डिलीवर हुआ है, DHA के अंदर गोल्ड क्रेस्ट एक 27 कनाल्स की बिल्डिंग है वो डिलीवर हुई है, उसमें शॉपिंग मॉल भी है, अल्फतेह स्टोर है लार्जेस्ट, ऊपर अपार्टमेंट्स हैं, DHA राया दैट इज इन 400 एकर्स, इट्स नियरली 3200 कनाल्स, उसमें 500 प्रॉपर्टीज थी, उसमें मरकज था, कमर्शियल प्लाजास थे, विलास थे, everything has been delivered. Now the people have an excellent gains. खास तौर पे देखें जब देखते हैं हालात खराब हों, that's the best time to buy and invest। देखिए इस वक्त अगर कोई बंदा डॉलर में पैसा लगाएगा तो 300 से डॉलर 400 तो नहीं हो जाएगा। नॉर्मली हम लोगों का रुझान अब डॉलर की तरफ देखते हैं, गोल्ड की तरफ देख रहे हैं। अब उन दोनों चीजों में देखें एक पीक होती है, एक 200 से 300 इज 50% गेन, उस पीक के आगे इंशाल्लाह आगे हालात बेहतर हो रहे हैं, इलेक्शन की डेट्स आ रही हैं और अब अच्छा, अब आपने इलेक्शन का जिक्र खुद ही कर दिया तो लोग तो घबरा रहे हैं कि इलेक्शन आएंगे तो मजीद मुल्क की हालात खराब हो जाएंगे। देखिए जी बात सर ये है कि जब इंटरनेशनली हम देखते हैं, IMF को देखते हैं, बाकी हमारी जो फ्रेंड्स एंड फैमिली जो
बाकी मुल्क है, तो वो देखते हैं सर्टेनिटी इन द कंट्री, द पॉलिटिकल गवर्नमेंट विच इज बेसिकली फ्रॉम द पीपल। एक इलेक्शन करके जब एक गवर्नमेंट आती है, लोगों का ट्रस्ट लेवल होता है कि ये अच्छा लेके चलेंगे। अभी भी जो गवर्नमेंट चल रही है, दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट। खान साहब ने भी कोशिश की, लेकिन एक जो इलेक्टेड गवर्नमेंट प्रॉपर तरीके से आती है, उसके बाद आपके जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, बाकी आप लोगों को लोन्स, फाइनेंसिंग चीजें, वो जरा ईजी हो जाती है, आपकी क्रेडिबिलिटी बेहतर हो जाती है। हाँ एग्जैक्टली ऐसा तो है। सो अगर अब डॉलर बढ़ता रहेगा तो क्या हमारी अभी जो मौजूदा रियल एस्टेट की सूरत हाल है, ये इस तरह से ही आप देख रहे हैं मुतासर होती रहेगी? जी, अभी व्हाट वी हैव सीन इन द लास्ट 2 मंथ्स, अब डॉलर की पीक लगी, जिन्होंने जो कमाना था वो कमा लिया, और 200 से 300 के बाद उनको 50% गेन मिल गया। सेम इज द केस विद द गोल्ड, लोगों ने गोल्ड बहुत लिया। अब पिछले कोई 5-6 दिन से 7 दिन से गोल्ड कंटिन्यूसली नीचे आ रहा है। 2-3 हज़ार ही बेशक तोला नीचे होता है डेली बेसिस पे। इंटरनेशनल मार्केट में भी नीचे आ रहा है, क्रूड ऑयल भी नीचे आ रहा है, एक वो जो अनसर्टेनिटी थी वो भी बेहतर होने जा रही है। तो इन सब चीज़ों के बाद अब लोग गोल्ड से पैसा निकालेंगे, डॉलर से पैसा निकालेंगे, फॉरेन एक्सचेंज से पैसा निकालेंगे। अब वो नॉर्मली ये नहीं होता कि लोग स्टॉक मार्केट में ले जाएंगे। स्टॉक मार्केट में लोग थोड़ा सा घबराते हैं, क्या होगा, क्योंकि आपके हाथ में कोई टेंजिबल चीज़ नहीं होती। आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, अपार्टमेंट खरीदते हैं, घर खरीदते हैं, प्लॉट खरीदते हैं, और एक आपकी चीज़ होता है, सामने मेरी चीज़ मौजूद है और मेरी रेंज में मुझे दिखाई दे रही है। तो अभी व्हाट वी सी कि ये सारा पैसा दोबारा रियल एस्टेट में आएगा। अच्छा मुझे ये बता दें, अगर अब लोग माइंड बनाते हैं रियल एस्टेट की तरफ जाने का, सजेशंस आपके पास क्या हैं? किस तरह की लोगों को जो है वो बाइंग करनी चाहिए, जो फ्यूचर में भी उनको इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी अच्छी हो और अच्छे पैसे भी मिल सके? देखिए जी, इस वक्त हालात ये हैं कि कौन सा बंदा है जो घर के लिए वही जाता है। वंस वी हैव अ बिगर फैमिली, हमारे माँ बाप ने घर बनाए, 3-4 बेटे हैं, बेटियां हैं, फैमिली है। जब वंस दे गेट मैरिड तो डेफिनेटली वो फिर डाइवर्सिफाई होते हैं, वो फैलते हैं, अपने अलग अलग घर बनाना शुरू करते हैं। इस वक्त प्लॉट ही आप एक 5 मरले का लगा लें तो करोड़ से 1.5 करोड़ रुपए के दरमियान है, 10 to 15 मिलियन। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी 8 to 10 मिलियन है। तो 2 से 2.5 करोड़ रुपया एक सफेद पोश बंदा नॉर्मली अपनी जिसकी सैलरी 2 लाख रुपया भी है, वो एक 5 मरले का घर नहीं बना सकता। सो वाई वी काउंट ज़मीन.com का जो मेजर कॉन्सेप्ट है कि अफोर्डेबल लिविंग फॉर द पीपल हु कैन अफोर्ड। आपकी लाख रुपए है, आप कहते हैं 25 से 50 हज़ार इंस्टॉलमेंट दे सकता हूँ। वी कम विद पेमेंट प्लान। अब हमारे पास इस वक्त लाहौर में और बाकी पूरे पाकिस्तान के शहरों में प्रॉपर्टीज बेहतरीन पेमेंट प्लान पे हैं। वी हैव अ 5-year पेमेंट प्लान एंड द पोजेशन इज इन 2 and 3 years. वी हैव अ 10-year पेमेंट प्लान एंड द पोजेशन इज इन 5 year. सो व्हाट यू पे, यू जस्ट पे अ डाउन पेमेंट, जो कि आपने एक प्लॉट ही लेना है, आप उस पर देखें कि आपको इकट्ठा करोड़ रुपया चाहिए होता है। आप एक अपार्टमेंट खरीदते हैं 2 बेडरूम का 1 करोड़ रुपए का, तो आपने 30% उसका देना है। वो भी अब 10 करके 10 लाख आपने 3 महीने में दे दिया। 30 लाख आ गया। 20% हम पोजेशन पे ले जाते हैं, जब आपको चाबी दी जाएगी, हैंड ओवर किया जाएगा। पीछे 50% रह गया 50 लाख। उसकी अगर हम 48 इंस्टॉलमेंट्स करते हैं तो तकरीबन लाख रुपए महीना बन जाएगा। 96 करूंगा 10 years पर 50,000 रुपए महीना बन जाएगा। कुछ बलून पेमेंट्स भी ऑलवेज ट्राई टू फैसिलिटेट द एंड यूजर्स, ताकि लोग अपनी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से, हम कहते हैं आप टेबल प्लान बना दें, आप क्या दे सकते हैं, मैक्सिमम आप जितना आसानी लोगों के लिए कर सकते हैं वो करें। अच्छा जी, अब इतनी महंगी प्रॉपर्टी खरीद के यहाँ पे बड़ा शहर है हालांकि, तो लोगों का एक्सपीरियंस बहुत अजीब रहता है। उनको पता चलता है अच्छा जी उनके प्लॉट के साथ ये भी इशू निकल आया, ये भी इशू निकल आया। आप कैसे इंश्योर करते हैं कि कम से कम इतने पैसे लगा के बाद में लोगों को इन मसाइल का सामना नहीं रहेगा? जी, मैंने आपसे जिक्र किया था। नॉर्मली देखिए, हमारा आपको बताया कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। हमारा एक प्रॉपर लीगल डिपार्टमेंट है जिसमें 40 to 50 लोग हैं। फिर हमारा एक एक्विजिशन डिपार्टमेंट है जिसमें क्वालिफाइड लोग हैं, जिन्होंने बैंकों में काम किया, जिनको बैंकिंग एक्सपीरियंस भी है, जिनको मॉर्गेज का एक्सपीरियंस भी है, और रियल एस्टेट की पेपर डॉक्यूमेंटेशन का एक्सपीरियंस भी है। तो ये डिपार्टमेंट जब भी कोई डेवलपमेंट आती है, उसकी डीप देखें आप, उसकी रजिस्ट्री, उसका इंतकाल, उसकी LDA की डॉक्यूमेंटेशन, मौके पे कब्जा, मालकान की पुरानी पूरी फर्दें देख के, कब से इनके पास ये टाइटल था, कब खरीदा, कितने का खरीदा, और उसके बाद जब उसकी अप्रूवल्स होती हैं लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी से, वासा से, लेस्को से, ईपा टीपा, तो वो सारी चीज़ें वहाँ वेट हो रही होती हैं। हम प्रॉपर उसको वेट करने के बाद देन वी टेक इट टू द पीपल, बिकॉज द पीपल ट्रस्ट अस। हम अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ते, यानी वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत डीपली वर्किंग करके फिर लोगों तक लेके आते हैं। सही। मुझे ये बता दीजिएगा कि सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट का क़याम अमल में लाया जा रहा है, कैसे फायदा पहुंचेगा प्रॉपर्टी से? देखिए जी, दुनिया जहां में जब मुल्क और शहर ग्रो करते हैं, बड़े बनते हैं, तो वर्टिकल लिविंग आती है। इस्लामाबाद वाज वर्टिकल, कराची वाज वर्टिकल, लाहौर वर्टिकल नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह ज़मीन.com ने 2015 में वर्टिकल प्रॉपर्टीज पर लाहौर में काम करना शुरू किया, क्योंकि हमारा हेड ऑफिस यहाँ है। और 5 से 7 साल में आप देखते हैं कि डिफरेंट लोकेशंस पे, रायवन रोड पे, नहर पे, DHA में, गुलबर्ग में, MM आलम पे, मेन बुलवार्ड पे बहुत ज़्यादा वर्टिकल बिल्डिंग्स बनना शुरू हो गई। हमने लोगों को गाइड किया कि वर्टिकल लिविंग के फ़ायदे क्या हैं, चीज़ें क्या हैं, आप स्पेंड क्यों ना करें। तो अभी इस वक्त स्टेटस ये जा रहा है कि इस वक्त
जो वर्टिकल बिल्डिंग्स इस वक्त हम लोगों ने लॉन्च की है, क्योंकि उनकी डिलीवरी आई है, लोगों का ट्रस्ट लेवल उसके ऊपर है। सीबीडी जब लॉन्च हुआ है तो सीबीडी में हाई राइज बिल्डिंग्स हैं जिनमें 500 फुट से लेके 1000 फुट तक उसकी हाइट है। बेसिकली कलमा चौक एक बहुत ही सेंट्रल एरिया है। गुलबर्ग को बेसिकली लाहौर का दिल कहा जाता है और लाहौर को पाकिस्तान का दिल कहा जाता है। इट्स द कैपिटल ऑफ पंजाब एज वेल। तो कलमा चौक के साथ जो हमारा वाल्टन एयरपोर्ट था, जो कि कनेक्ट करता था इसको वाल्टन रोड और डीएचए और एयरपोर्ट से, तो तकरीबन बहुत बड़ा एक एरिया था जिसके अंदर हाई राइज बिल्डिंग्स प्लान की गई हैं। दिन रात काम हो रहा है, अंडरपासेस बन रहे हैं, मास्टर प्लानिंग उसकी बेहतरीन की गई है। एंड व्हाट वी सी कि ये इंशाल्लाह मोस्ट प्रोबेबली गुलबर्ग मेन बुलवार्ड और सीबीडी एरिया ये आने वाले 5 से 10 साल में दुबई का शेख ज़ायद रोड होगा। और पीपल will not only invest from here from Pakistan, international buyer पाकिस्तान में जितने भी हमारे एक्सपर्ट्स हैं जो बाहर होते हैं, उनका बहुत इंटरेस्ट होगा कि वो इतनी हाई राइज और आप कह सकते हैं कि क्वालिटी की बिल्डिंग्स में आकर रहें और अपने दफ्तर खोलें, शॉपिंग मॉल्स खोलेंगे। तो आई थिंक दैट इज सच अ बिग यू कैन से इन फ्यूचर एक चीज़ आ रही है जिसको लोग पूरे मुल्क से देखने के लिए आए। मुझे ओवरसीज का बता दें, कैसा आप देख रहे हैं कंट्रीब्यूशन? हम रियल एस्टेट की अगर बात करें तो ओवरसीज का रोल कैसा देखते हैं? ओवरसीज में देखेंगे, जब खान साहब की गवर्नमेंट गई है तो पहले तो यहाँ बहुत ज़्यादा वो रोशन डिजिटल और पैसे थे। बाद में थोड़ा सा कुछ अनरेस्ट क्योंकि मुल्क में हुआ, पोलिटिकल अनरेस्ट हुआ, तो लोगों ने पाकिस्तान से अपने रोशन डिजिटल से पैसे निकाल लिए। इस वक्त हमारे रिजर्व में कोई इतने से फंड्स नहीं है। लेकिन अब वही पाकिस्तानी जो पहले $1 लाख खर्चता था तो $2 करोड़ बनता था, तो उसका एक अपार्टमेंट आता था 2 बेडरूम का। अब वही जब पाकिस्तान पैसा भेजता तो वो 3 करोड़ बन जाता है, तो वो 2 बेडरूम के बजाय 3 बेडरूम बाय कर लेता है। सेम इज द केस, पहले उसकी इंस्टॉलमेंट आती थी $2000 $3000 पर मंथ और वो 3 से 4 लाख रुपए जो बनता था। अब वो उसका क्योंकि 50% गेन हो गया है, तो नाउ ही फील्स के पाकिस्तान में प्रॉपर्टी लेने का राइट टाइम है। अब नॉर्मली जैसे कि रमजान आ रहा है, उसके बाद छोटी ईद है, फिर बड़ी ईद है, बट यू सी कि लोगों का इंटरेस्ट क्रिएट होता जा रहा है क्योंकि बाहर यू डोंट गेट अ रेजिडेंसी। कनाडा में तो आपको रेजिडेंसी मिलती है पूरा टाइम, यूएई में आपको रेजिडेंसी नहीं मिलती, आपको यूएस में रेजिडेंसी भी बहुत लॉन्ग है, यूके भी बहुत मुश्किल है। तो एक्सपर्ट्स का यही होता है, जब कभी पैसा कमाया, सऊदीया में कमाया, यूएई में कमाया, तो भेजते तो पाकिस्तानी है। कुछ रोका हुआ था उन्होंने, अब दे विल सेंड टू पाकिस्तान बिकॉज़ एवरीवन वांट टू हैव अ गुड लिविंग वंस दे कम बैक टू पाकिस्तान। सही। मुझे इन दी एंड ये बता दीजिएगा कि अगर कोई सिर्फ और सिर्फ ज़मीन.com का इंतखाब करा है तो उसकी वजह आप क्या समझते हैं? किस तरह से ये ट्रस्ट डेवलप किया? देखिए जी, हम कहते हैं व्हाई अस, व्हाई ज़मीन.com, देयर आर लॉट ऑफ मार्केटिंग कंपनीज इन द मार्केट। देखिए, जिसने जो पहले बेचा अगर वो डिलीवर नहीं हुआ, सपोज एक कंपनी ने 100 प्रॉपर्टीज बेची, उसमें से 20 डिलीवर हुई, तो लोगों का एक क्रेडिबिलिटी उनकी खत्म हो गई। हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि शुरू से कोशिश की है ऑल आर यंगस्टर्स कि लोगों को डिलीवर करें। आप किसी डीलर के पास, किसी और के पास जाते हैं, हर बंदे को कोई लालच होती है, कोई कमीशन चीज़ मिलेगी, तो हमारा कोशिश है क्योंकि एंड यूजर को तो हम चार्ज नहीं करते। आप हमारे ऑफिस में आए, कोई भी है, हम लोगों को कॉफ़ी पिलाते हैं, हाई टी कराते हैं, ब्रीफिंग करते हैं अंडर वन रूफ और उनको गाइड करते हैं और उनको प्रेस नहीं करते कि आप कुछ लें, वो खुद उस पर से डिसीजन करते हैं क्या चीज़ उनको बेहतर लगती है। और हमारे पास माशाल्लाह क्योंकि वैरायटी बहुत ज़्यादा है, एक बंदा महीने का 20,000 दे सकता है, 2 लाख दे सकता है। रायविन रोड पे, गुलबर्ग में, शौकत खानम के पास, कैंटोनमेंट में, डीएचए में, वी हैव प्रॉपर्टीज एवरीवेयर विद डिफरेंट पेमेंट प्लान्स। कमर्शियल भी है, रेजिडेंशियल भी है, ऑफिसेज भी हैं, होटल अपार्टमेंट्स भी हैं। एक बंदा कहता है जी मुझे मंथली रिटर्न चाहिए, मुझे सूद नहीं चाहिए, मैंने बैंक में पैसा नहीं रखना। हम कहते हैं जी आप होटल अपार्टमेंट खरीदें, आप अगर 2 करोड़ रुपए या 1 करोड़ रुपए का होटल का कमरा खरीदते हैं तो टिल कंप्लीशन आपको उसके ऊपर 10 से 12% रेंटल मिलेगा, जिसमें साल का 10 से 12 लाख रुपया 1 करोड़ रुपए। वही आप करोड़ रुपए का एक 3 बंदे का घर आता है जिसका किराया 25 से 30 हज़ार है, 40 हज़ार है, तो एक तो वो रिटर्न बहुत अच्छी है। और ये एक्सपर्ट्स बहुत खरीद रहे हैं। उनका रीजन है व्हेनेवर दे कम टू पाकिस्तान रादर देन हैविंग देयर ओन हाउस, व्हाट दे बाय आ होटल अपार्टमेंट जिसका उनको रेंटल भी आ रहा है और साल के 30 वाउचर्स मिलते हैं टू स्टे। छोटी ईद पे, बड़ी ईद पे, न्यू ईयर नाइट पे कोई 1 वीक के लिए आया, 2 वीक के लिए आया, साल में महीने से ज्यादा नॉट मोर देन अ मंथ कोई भी नहीं आता, तो वो उनके पास अपना होटल के कमरे का वाउचर होता है, वो जाके पे करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट वहां रहते हैं। तो एक किस्म की उनको एक उसके ऊपर रेंटल यील्ड भी आ रही है, कैपिटल गेन भी मिल रहा है और आपको फ्री लिविंग वाउचर्स भी मिल रहे हैं। तो हमारे पास काफी इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं लोगों के इंटरेस्ट के हिसाब से। बहुत जबरदस्त प्लान्स इनके पास मौजूद हैं। तो आई मस्ट से कि अगर आपको इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो आप ज़रूर रब्ता कर सकते हैं, ज़मीन.com जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ इनके पास मौजूद है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, हम लेंगे एक ब्रेक, ज्वाइन करेंगे आपको ब्रेक के बाद। एक बार फिर से स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। प्रोग्राम के हिस्से में जी हम बात करने वाले हैं, बहुत ही अहम टॉपिक रहता है और हमेशा इस पर बात करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हम बहुत दावे करते हैं कि जदीद दौर में आ गए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को साथ लेकर चलना पड़ता है। बहुत सारी ख़वातीन आज भी अपने हकूक़ के लिए परेशान हैं।
सो ख़वातीन को किस तरह से उनके हकूक़ दिलवाए जा सकते हैं, बहुत सारे इदारे, बहुत सारी NGOs इस पर काम भी कर रही हैं। ऐसे ही है जी एक ऑल पाकिस्तान वुमेन एसोसिएशन जो कि बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए, ख़वातीन की आवाज़ बुलंद करने के लिए। सो उनकी CEO हैं हमारे साथ जी दुर्र शहबाज साहिबा, उनको वेलकम अपने शो में कहेंगे और उनसे जानेंगे कि आया किस तरह से उनकी ये एसोसिएशन जो है वो रोल अदा कर रही है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, वो किस तरह से अपना किरदार अदा कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ मुझे बता दें, ऑल पाकिस्तान वुमेन एसोसिएशन का रोल बेसिकली है क्या, क्या आइडिया था इसके पीछे जिसको आप लेके चलते? देखिए, ऑल पाकिस्तान वुमेन एसोसिएशन जो है ये पाकिस्तान की सबसे पहली तंजीम है जो कि पहले वज़ीर आज़म हमारे थे लियाकत अली ख़ान साहब, उनकी वाइफ ने बनाई थी, राना लियाकत अली ख़ान साहबा ने। और ये तंजीम जब बनी थी तो ये ख़वातीन की एम्पावरमेंट के लिए बनी थी, क्योंकि जब माइग्रेंट वुमेन पाकिस्तान आई थी तो उस वक्त लाइवलीहुड के कोई दाएं बाएं कोई सामान ऐसा नहीं था जिनसे वो अपने घर चला सकें और जिनसे वो अपने बच्चों की कफ़ालत कर सकें। तो उस वक्त इस इदारे ने उनकी तालीम की, उनकी स्किल डेवलपमेंट की और उनकी इकनॉमिक एम्पावरमेंट की ज़िम्मेदारी उठाई थी। और अल्हम्दुलिल्लाह आज 74 साल हो गए इस तंजीम को बने हुए, जो कि पूरे पाकिस्तान में ख़वातीन और बच्चों के हकूक़ के लिए काम कर रही है। सही। सो हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितनी स्ट्रगल आप लोगों ने की है। सो आज के वक्त में भी क्या आप समझती हैं उतनी ही ज़रूरत है वुमेन एम्पावरमेंट की, ख़वातीन के लिए आवाज़ बुलंद करने की, जो उस टाइम पे आप लोगों ने काम किया, आज भी उसी जज्बे के साथ काम कर रही हैं? बिल्कुल, उस वक्त भी जो ख़वातीन की आप देखें पॉपुलेशन अब पाकिस्तान की 50% आबादी से तजावज़ कर चुकी है ख़वातीन की, तो चैलेंजेस भी उतने ही बढ़ते चले जा रहे हैं। क्योंकि चैलेंजेस में सिर्फ ये नहीं है कि कफ़ालत और दूसरी चीज़ें, बल्कि जो माशी और सियासी चैलेंजेस हमारे बढ़ रहे हैं उसकी वजह से जो ये ग्रुप्स हैं, जैसे वल्नरेबल ग्रुप्स ख़वातीन हैं, डिसेबल लोग हैं या ख्वाजा सरा हैं, इनके पास वो एक्सेस नहीं होती जिसको ये एक्सेस करके उन अपॉर्चुनिटीज़ को हासिल कर सकें। तो इस वजह से जो है आज भी वो चैलेंजेस दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं हमारे साथ। सही। सो बेसिक आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं वो भी बता दीजिएगा, बुनियादी तौर पर जिन चीज़ों के पीछे आप काम कर रहे हैं। देखिए, बुनियादी तौर पे अफ़वा जो है वो तालीम, सेहत, स्किल डेवलपमेंट और इकनॉमिक एम्पावरमेंट, और जो हमारा 5वां फैक्टर है वो लीगल एड का है। इनहेरिटेंस के जो लॉज आए थे उसमें अफ़वा का बहुत किरदार है। जब 73 में ये लॉज जो हैं वो अप्रूव हुए थे जाके, तो वो मेंबर्स आज भी हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने इस पर काम किया। तो ये हमारा बेसिक मसला जो है वो यही है कि हम ख़वातीन को उनके हकूक़ के बारे में ना सिर्फ बताएं बल्कि कम्युनिटीज़ को एजुकेट करें। इसके लिए ख़वातीन अगर रब्ता करना चाहें, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म आपका या जहां आपको गेट टुगेदर ऐसे करें, मेरे ख्याल से कुछ आपको ऐसी गैदरिंग्स भी ज़रूर करने की ज़रूरत है जहां पर ख़वातीन को पता हो कि भाई उनके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है, कुछ उनके लिए काम करने वाले लोग मौजूद हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं टाइम टू टाइम। बिल्कुल, ये एक्टिविटीज़ हमारी पूरा साल चलती हैं। हम मेरा ख्याल है वाहिद ऑर्गेनाइजेशन होगी जो बहुत कम फॉरेन फंडिंग पे चल रही है। हम इस वक्त अपने फ्रेंड्स, फिलंथ्रोपिस्ट और जो हमारे डोनर, लोकल डोनर्स हैं, उनकी सपोर्ट से अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त भी हम कोई 2-2.5 हज़ार बच्चियों के स्कॉलरशिप्स हमारे पास लगे हुए हैं तालीम में, जिनसे वो हायर एजुकेशन हासिल कर रही हैं। और उसके अलावा भी हमारे जो स्कूल्स हैं, जो रूरल एरियाज़ में स्कूल्स हैं, जो हमारे हेल्थ सेंटर्स हैं, उनकी वजह से भी हम एक्सेस कर पाते हैं उस जगह पे जहाँ पे सरकारी स्कूलों तक भी रसाई मुमकिन नहीं होती लोगों की आबादियों में, कच्ची आबादियों में। तो हम कनेक्शन को जोड़ने की कोशिश करते हैं कि ताकि उनका तालीम से सिलसिला जुड़ा रहे, क्योंकि तालीम से जुड़ा रहा, जब एक दफ़ा आप खुद तालीम याफ्ता हो जाते हैं या शऊर आ जाता है आपको, तो आपको पता होता है कि आपने अपने लिए बेहतर क्या करना है, अपने राइट्स के लिए कैसे बढ़ना है। अच्छा जी, अभी रिसेंटली वुमेंस डे क्या स्पेशल एक्टिविटीज़ रही हो और आगे ख़वातीन के लिए क्या स्पेशल एक्टिविटीज़ हैं? वुमेंस डे हम हर साल अपना बहुत हाईली सेलिब्रेट करते हैं। इस दफ़ा हमने अपने तमाम मेंबर्स के लिए जो है वो साइकिलिंग का इनेकाद किया हुआ है और 19 मार्च को हम इंटरनेशनल वुमेंस डे की सेलिब्रेशन कर रहे हैं। आप भी इसमें आएँ और जो व्यूवर्स देख रहे हैं वो भी फीमेल व्यूवर्स पार्टिसिपेट करें उसमें ज़्यादा, क्योंकि उसका भी हमने यही रखा है, एम्ब्रेस इक्विटी। क्योंकि इक्वालिटी पे तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन जब तक हम सबकी रसाई को उन अपॉर्चुनिटीज़ तक इंश्योर नहीं करेंगे तो हम इक्वालिटी भी नहीं ला सकते किसी चीज़ में। बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल सही कहा। सो अभी आपकी एक ख़वातीन के लिए खुसूसी आप एक रेस का एहतमाम करने जा रही हैं, उसकी डिटेल्स कुछ बता दीजिएगा, कैसे उसमें
पार्टिसिपेट कर सकते हैं सब लोग? उसमें बिल्कुल हम संडे वाले दिन सुबह 7:30 से 10 बजे तक का इवेंट है। 8 बजे हम वो साइकिलिंग शुरू करेंगे लिबर्टी राउंड अबाउट से और सदीक सेंटर तक हम जाएंगे, और उसमें भी हमारे फिलंथ्रोपिस्ट फ्रेंड्स जो हैं असलम साहब, असलम वड़ाइद साहब और दूसरे लोग जो हैं वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं इसमें। और मेरा ख्याल है कि ये एक इवेंट ऐसा है जिसमें कैसा है खास तौर पे खवातीन का? बहुत हाई फीडबैक है इस वक्त हमें, क्योंकि इसमें फैमिलीज हैं, इसमें फीमेल्स हैं, और सारा साल वो फीमेल्स जो मुख्तलिफ चैलेंजेस से गुजरती हैं, यू नो, दिस इज द डे टू सेलिब्रेट फॉर ऑल ऑफ देम, बिकॉज वुमेंस डे में आप अपनी अचीवमेंट्स भी सेलिब्रेट करते हैं और उसके साथ साथ आप उन एक्शंस को भी कॉल करते हैं, उन मसाइल की तरफ तवज्जो दिलाते हैं। कैसे जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं खवातीन इसमें? बहुत सारी खवातीन जो इस वक्त घर बैठी हैं उनके लिए तो ये बड़ा एक्साइटेड होगा कि अच्छा कोई रेस होने जा रही है, कैसे हिस्सा बनेंगे इसका? बिल्कुल एक्साइटेड। वो हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, वो हमारा ऑल पाकिस्तान वुमेन एसोसिएशन के जो इंस्टाग्राम और फेसबुक है उस पे वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म पड़ा हुआ है, वो उसको जाके एक्सेस करें, उसको हमारी टीम उनको दे विल अप्रूव देम फॉर रजिस्ट्रेशन आफ्टर इनिशियल स्क्रूटनी, और वो फिर उसके बाद उनका एक नंबर अलॉट हो जाता है, वो नंबर लेके वो वहाँ पे आएंगे। कुछ एज लिमिट भी है कि? नहीं, कोई एज लिमिट हमने नहीं रखी इसमें खवातीन के लिए खास तौर पे, और फैमिलीज में मर्द हज़रात भी शामिल हो सकते हैं साथ उनके, क्योंकि इट्स बेसिकली अबाउट कि आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि हम मुसावात पे बात कर रहे हैं, हम बराबरी के दावे जो हैं, हम इक्विटी पे बात कर रहे हैं कि जी अगर हम सबके लिए कहते हैं ना सबके लिए तमाम सहूलियात होनी चाहिए, बट हम कहते हैं कि उन सहूलियात तक पहुंचने के लिए रसाई भी सबके पास वहां से शुरू होनी चाहिए जहां से उसको ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप उसकी ज़रूरत के तहत उसको रसाई नहीं देंगे तो हम इक्वालिटी की तरफ तो जा ही नहीं सकते। एग्जैक्टली ऐसे ही है वो। बहुत तो ये वो चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से हम हर साल अपने इंडिकेटर्स ऑफ वायलेंस बढ़ा रहे हैं, हर साल हम देखते हैं कोई तब्दीली नहीं आ रही, कोई चेंज नहीं आ रहा, हर साल तशद्दुद के वाक़यात बढ़ रहे हैं, हर साल मुख्तलिफ चीज़ें बढ़ रही हैं, मगर उनके पीछे बहुत से इंटरसेक्शनल चीज़ें हैं जिनको करने से ही बेहतरी आएगी। जो खवातीन देख रही हैं उनके लिए मैसेज क्या होगा आपका? उनके लिए यही मैसेज है कि आप संडे को आएँ सुबह 8 से 10, अपने आगे साइकिल भी लें, वहाँ से आपको फ्री साइकिल मिलेगी आपके CNIC के अगेंस्ट, और आप हमारे साथ इस मैराथन में शामिल हों, इस साइकिल मार्च में शामिल हो और अपनी अपनी सेलिब्रेशंस करें, एंजॉय करें। दिस इज़ अ वेल बीइंग इवेंट, अपनी गैदरिंग को एंजॉय करें और इंशाल्लाह कीप कनेक्टेड विद अफवा ऑल्सो। बहुत अच्छी चीज़ है जी, आप ज़रूर इस एक्टिविटी का हिस्सा बने, और ख़वातीन को अगर सपोर्ट करेंगी तो आप इंशाल्लाह देखिए कि बहुत ज़्यादा कामयाबी जो है वो आगे आप देखेंगे ख़वातीन के लिए। थैंक यू सो मच एंड गुड लक फॉर दिस। थैंक यू। वेरी मच। कल सेम टाइम पर अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।